हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी एकदम तैयारी शानदार जोरों शोरों से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर है बहुत ही शानदार सेशन क्लास 12th के केमिस्ट्री का मिशन बोर्ड एग्जाम को लेकर 2025 के लिए टॉपर रिवीजन सीरीज। इसमें हम चैप्टर 2 का बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। यदि आपको फेल होने से डर लगता है तो क्या कीजिए, इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और आपको पास होने की गारंटी हमारी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। हमारा चैप्टर 2 है वैद्युत रसायन। तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा तो पहले फर्स्ट चैप्टर को देखिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर को। तो वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही क्लास में सब कवर, यानी इसके दो पार्ट में हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, द एंड करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसी क्लास से समझिए कि क्या है आपका पेपर बनने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य हम किन्हें कहते हैं, वैद्युत अपघट्य वे होंगे जो क्या होंगे, जो क्या हो, जो धनायन जो पॉजिटिव व निगेटिव में क्या होते हैं, में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। जो धनायन व ऋणायन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो सोडियम क्या होगा हमारा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमारा क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NaH2, ये क्या होगा, नहीं टूटेगा। तो इसका आंसर तो हमारा यही होगा। और अमोनियम नाइट्रेट, इसको देखिए NH4NO3, ये क्या होगा, यह कैसे टूटेगा, NH4 प्लस NO3 माइनस। और नाइट्रिक अम्ल हमारा क्या है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल क्या हमारा HNO3, यह कैसे टूटेगा, ये हमारा क्या होगा H प्लस और NO3 माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। HNO3 H प्लस NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर यूरिया क्या होता है, कौन कौन से धनायन और ऋणायन नहीं देते हैं, जैसे क्या होगा, कौन कौन से क्या होते हैं, धनायन व ऋणायन नहीं देते। कौन कौन से हैं हमारा, क्या एक यूरिया है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ यूरिया आ जाए, ग्लूकोज आ जाए और सुक्रोज, ये सब क्या होते हैं, धनायन व ऋणायन क्या कहते हैं, नहीं देते हैं। ये क्या होते हैं, टूटते नहीं है आयनों में। तो वैद्युत अपघट्य जो क्या होते हैं, आयन में टूट जाते हैं। कह रहा कौन वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है जो मतलब आयन में नहीं टूटता, तो क्या हमारा यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा 4 धातु दिए हैं ABCD के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः इतना दिए हैं। तो धातुओं की घटती हुई सक्रियता, तो जिसका क्या होगा, बोल्ट कम होगा, जिसका बोल्ट क्या हो, कम, बोल्ट का मान क्या हो, जिसका कम होगा, उसकी क्रियाशीलता या अपचायक क्षमता क्या होगा, अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का बोल्ट कितना दिया है, ए का दिया है कितना 1.5, बी का दिया है -2 और सी का दिया है 0.34 और डी का दिया है -0.76। 0 पॉइंट कितना दिया है, 0.76। तो जिसका बोल्ट कम, क्रियाशीलता उसकी अधिक। तो जिसका बोल्ट सबसे कम है तो क्या होगा, माइनस में जो सबसे अधिक होता है वही क्या होता है, सबसे कम होगा। तो सबसे कम है ये हमारा क्या है, सबसे कम। तो कह रहा क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम में लिखिए। जो सबसे कम बोल्ट है क्या होगा, सबसे अधिक अपचायक होगा और क्रियाशील होगा। तो सबसे अधिक क्या होगा, पहला, उससे कम क्या है, उससे अधिक क्या है, ये हमारा दूसरा है। तो बी डी यानी ऑप्शन नंबर बी ही में दिख रहा है BD। उसके बाद क्या है, ये हमारा तीसरा है। उसके बाद
चौथा है। तो इस प्रकार का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है। तो हमारा जो क्या है कॉपर सल्फेट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्युमिनियम का बोतल है CuSO4। ये क्या करते हैं, इसको एल्युमिनियम के बोतल में क्या करते हैं हम कॉपर सल्फेट को रख देंगे तो क्या करेगा, एल्युमिनियम कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है। क्योंकि एल्युमिनियम का क्या बोल्ट कम होता है, तो एल्युमिनियम का बोल्ट क्या होता है, कम होता है, एल्युमिनियम का बोल्ट कम होता है। तो इसे क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा और कॉपर को विस्थापित करके क्या बना देगा, जो हमारा कॉपर CuSO4 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा Cu में Cu0 में। तो कह रहा नहीं रखा जाता क्योंकि क्या है कॉपर उपचयित हो जाता है। तो क्या था कॉपर डबल प्लस क्या होगा, कॉपर डबल प्लस, यहाँ पर क्या था कॉपर डबल प्लस क्या होगा, अपचयित होकर क्या होगा कॉपर 0 बना देगा, यानी कॉपर डबल प्लस क्या होता है, अपचयित हो जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा 3 धात्विक धनायनों XYZ के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना इतना है। तो संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता लिखिए। तो हमारा X Y और Z, X का 0.5 वोल्ट और Y का -3.03 वोल्ट और Z का -1.8 वोल्ट। तो सबसे अधिक सबसे कम वोल्ट कितना है इसका है। तो अपचयन क्षमता क्या होगा, जिसका सबसे कम वोल्ट उसकी अपचयन क्षमता सबसे अधिक। तो सबसे अधिक किसकी होगी, Y की, उसके बाद Z की, उसके बाद X की। तो सबसे अधिक अपचयन क्षमता किसकी, Y की है, उससे कम Z की है और सबसे कम X की है। तो हमारा क्या है अपचयन क्षमता, क्या होगा वोल्ट कम अपचयन क्षमता अधिक, वोल्ट कम अपचयन क्षमता अधिक। संक्षार से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली टिकाऊ धातु की प्लेटिंग होती है। तो संचार से रोकने के लिए आयरन पर कौन सी प्लेटिंग की जाती है, जिंक की प्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम प्लस बेरियम डबल प्लस Na प्लस Mg डबल प्लस के मानक अपचयन विभव दिया इतना 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 इतना। तो कौन सा प्रबलतम आक्सीकारक होगा। तो प्रबलतम आक्सीकारक जिसका वोल्ट कम होता है क्या होता है, वह सबसे वोल्ट कम होगा तो क्या होगा, वोल्ट कम अपचायक क्षमता कम, और वोल्ट अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, वह आक्सीकारक होगा, आक्सीकारक। तो वोल्ट अधिक है क्या होगा, आक्सीकारक। तो हमारा लिथियम का कितना दिया है, -3.05 और बेरियम का दिया है कितना 2.73 -2.73 और Na सोडियम का दिया कितना -2.71 और Mg का दिया है मैग्नीशियम का -2.37। तो कह रहा क्या आक्सीकारक पूछ रहा, तो मतलब क्या होना चाहिए वोल्ट सबसे अधिक किसका है। तो माइनस में देखेंगे सबसे कम कौन है, तो माइनस में सबसे कम क्या है, तो वोल्ट क्या सबसे अधिक, माइनस में जो सबसे कम वोल्ट होगा तो सबसे कम वोल्ट क्या होगा, सबसे अधिक अपचायक क्षमता होगा। तो यहाँ पर देखिए 2.37 है और 2.71 200 इतना है। तो यहाँ पर सबसे कम, तो सबसे कम वोल्ट किसका है, सबसे अधिक क्या होगा, सबसे अधिक वोल्ट तो क्या होगा आक्सीकारक, जिसका वोल्टेज क्या होगा सबसे अधिक होगा वही क्या होगा आक्सीकारक। यहाँ पर सभी क्या है माइनस में ही है, जब सभी माइनस में है तो जिसका क्या होगा माइनस में सबसे कम वोल्ट होगा वो क्या होगा आक्सीकारक होगा। माइनस में सबसे कम वोल्ट क्या इसी का है मैग्नीशियम का, तो हमारा Mg डबल प्लस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डूबने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है।
हमारा क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का घोल है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कापर की छड़ डाल दे रहे हैं। इसमें क्या किया हमने, क्या किया, कापर की छड़ डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। अपचायक है ना, कापर छड़ क्या अपचायक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कापर को हम क्या करते हैं AgNO3 के घोल में डालते हैं। तो क्या होगा, कापर क्या होगा, Ag को विस्थापित करके हमारा क्या बना देगा, कापर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो कह रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर का स्थान सिल्वर के से नीचे है। तो जो कापर का स्थान क्या है, सिल्वर से नीचे है, जिससे कापर की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति सिल्वर से क्या है, अधिक है। कापर क्या होगा, सिल्वर से अधिक ऑक्सीकृत होता है। अतः Ag सिल्वर आयनों की Ag प्लस आयनों की अपचयित होने की प्रवृत्ति Cu डबल प्लस आयनों से अधिक है। यानी Ag प्लस आयन की क्या है, जो अपचयित होने की प्रकृति है, Cu डबल प्लस आयन से क्या है, अधिक होती है। अतः यह धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, कापर का स्थान क्या है, सिल्वर से नीचे है। जो सिल्वर क्या है, ऊपर की तरफ है, Ag क्या है, ऊपर है, और कापर क्या है, नीचे है। इसलिए क्या कहता है, नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को विस्थापित कर देता है। बस जानिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होगा, नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को विस्थापित कर देता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। कोई प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में क्या करना, अंतर बताना है। तो कह रहा प्रबल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः क्या आते हैं, आयनित से आते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट वे कहलाएंगे जो क्या जलीय विलयन में क्या आयनित हो जाए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। विद्युत अपघट्ट हैं लेकिन क्या होंगे, पूरा रूप से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जल में पूरी तरह से क्या घुल जाएगा, HCl KCl NaOH H2SO4 ये सब क्या है, जल में क्या होंगे, जाते ही क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। जबकि जिंक क्लोराइड H2CO3 CH3COOH ये क्या आते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं। इसलिए क्या ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हैं और ये हमारे क्या प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं। कह रहा चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम या प्रतिलोम को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और इसे G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर क्या होता है, 1/R। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, हम चालकत्व कहते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। जहाँ R क्या हमारा प्रतिरोध है, R का मात्रक क्या होता है, ओम। तो हमारा G का मात्रक हो जाएगा, G का मात्रक यानी चालकत्व का मात्रक हो जाएगा OH ओम इनवर्स या MHO महो या क्या होता है, साइमन या सीमेन लिखा होता है। तो ओम इनवर्स या महो कहेंगे या साइमन इनवर्स। तो क्या है, जी का मात्रक है, चालकत्व का क्या है, मात्रक है। अगला करा विद्युत अपघट्ट का फैराडे का प्रथम नियम बताइए। तो विद्युत अपघट्ट के लिए यह क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करा विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम बताइए। तो फैराडे का प्रथम नियम होता है कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित कम हुए धातु का भार, मतलब क्या हुआ, एकत्रित हुआ किसी सेल पर क्या हुआ, एकत्रित हुआ या उसके भार में क्या होगी, कमी आ गई धातु के भार में, तो उस सेल का कुल आवेश का क्या होता है, समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q। जहाँ W बराबर हो जाएगा Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT, यानी समानुपाती हटेगा तो क्या होगा, Z आ जाएगा। यहाँ पर Q बराबर क्या रखेंगे, Q बराबर IT, तो ZIT। और जहाँ क्या जाएगा हमारा W बराबर होता है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कितना, W बराबर लिख सकते हैं Z बराबर
ई गुणे आई इंटू टी। तो जेड हमारा जेड का मान कितना गया, ई बटे एन गुणे 96,500। हमारा ई क्या है, परमाणु भार है, परमाणु भार। हमारा ई क्या है यहाँ पर, परमाणु भार है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, परमाणु भार है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्यू क्या, आवेश, आई धारा, टी समय, जेड वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हमारा क्या होगा, जेड का मान क्या जाएगा, जेड का मान लिख देंगे ई अपान एन इंटू 96,500। तो इसमें क्या जाएगा हमारा डब्लू बराबर क्या होगा, सूत्र आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन का रहा, फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो द्वितीय नियम होता है फैराडे का द्वितीय नियम कि किसी वैद्युत अपघटनीय सेल में एकत्रित भार उस धातु के तुल्यांकी भार के अनुपाती होता है। जो किसी विद्युत अपघटनी में एकत्रित जो भार होता है वो क्या होता है, धातु के तुल्यांकी भार के बराबर होता है। तो क्या जाएगा, डब्लू प्रोपोर्शनल टू ई, जहाँ ई क्या है हमारा तुल्यांकी भार है, ई हमारा क्या है, तुल्यांकी भार। तो द्वितीय नियम में क्या, बस इतना ही पूछता है कि नियम क्या होता है। अगला करा, निर्नष्ट समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो निर्नष्ट समीकरण होता है ई बराबर ई नॉट सेल आर टी अपान एन माइनस आर टी अपान एन एफ इंटू लाग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो हमारा ई सेल बराबर हो जाएगा, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी का मान होता है आर टी अपान एफ का मान हो जाएगा 0. ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आर का मान होता है कितना, 8.314 और टी का मान 298 डिग्री केल्विन और एफ का मान कितना होता है 96,500। तो क्या रख देंगे यहाँ पर मान रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.0591 अपान एन इंटू हो जाएगा लाग बेस 10, क्या हो जाएगा हमारा एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता। तो हमारे क्या ई सेल को ही क्या कहते हैं हम ई एम एफ कहते हैं, ई सेल को ही क्या कहते हैं हम ई एम एफ कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा रासायनिक सेल में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है, सेल का विभव ज्ञात करने में और इसका उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे क्या निर्नष्ट समीकरण है, ये हमारे क्या निर्नष्ट समीकरण है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, सेल का विभव ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, इस समीकरण को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। कह रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव, कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर, मान लें क्या 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रोड के विभवांतर या इलेक्ट्रॉन का कार्य, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी कोई इलेक्ट्रोड है उसका विभवांतर या इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य क्या करता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ई नॉट इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा ई नॉट इलेक्ट्रोड को हम किससे लिखते हैं, ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता।
और इधर हम लिख देंगे कितना, मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में क्या पूछ रहा, अंतर पूछ रहा है। सांद्रता कम करने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, कम हो जाती है। सांद्रता कम करने पर विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या करते हैं, सांद्रता को कम कर देंगे तो क्या, विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। और सांद्रता को कम करने पर मोलर चालकता क्या होती है, अधिक हो जाती है। सांद्रता को कम करने पर मोलर चालकता अधिक हो जाती है, तो मोलर चालकता को हम ग्रीक लैम्डा यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और विशिष्ट चालकता को हम क्या करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा मोलर चालकता होता क्या है। तो मोलर चालकता की हम परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य को 1 ग्राम यहाँ लिख सकते हैं 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य को 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य को विलयन में मिलाने पर प्राप्त आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। कह रहा क्या, 1 ग्राम मोल में क्या करेंगे, वैद्युत अपघट्य को विलयन में क्या करेंगे, 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य को किसी विलयन में क्या करें, मिलाने पर प्राप्त आयनों की जो चालकता होगी वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर गुणे 1000 बटे सी में ए बी सी डी। यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा, जी होगा, आर होगा, रो होगा या कप्पा होगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर इसका कमेंट में बताना है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव कह रहा किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में, मतलब कोई धातु की छड़ है उसी की क्या करेंगे, विलयन में, उसी के विलयन में डालने पर छड़ धनावेशित और विलयन क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। या विलयन धनावेशित या छड़ क्या ऋणावेशित हो जाता है। तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन का कार्य इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। तो इसको क्या किया गया, ये हमारे धातु की छड़ है उसी को इसी के विलयन में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो क्या किया, उनके मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो हमारा Cu से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, निकल जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, Cu डबल प्लस बना लेगा। तो कह रहा किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डालने पर हमारा क्या, ये धातु की क्या छड़ है
उसको क्या किया हमने, उसी के विलयन में डालने पर क्षण क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। विलयन में डालने पर क्षण क्या होगा, धनावेशित होगा या ऋणावेशित हो जाता है। और विलयन क्या आया तो क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा या ऋणावेशित हो जाता है। तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन का कार्य, इनके मध्य क्या होगा, इन दोनों के मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कार्य, इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कुछ कार्य किया जाएगा, कार्य इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा इलेक्ट्रोड विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब आइए इसका देखते हैं। इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये तो हमारा क्वेश्चन लिख दिया, एक सेकंड। इलेक्ट्रोड विभव हमारा क्या होता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो हमारा क्या है, ये हमारा उत्तर है। उसी का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे धातु चालक की प्रकृति एवं आयनों पर, मतलब धातु चालक की प्रकृति कैसी है, उसका आयन कैसा है। फिर कह रहा विलयन के ताप पर, मतलब विलयन का टेम्परेचर कैसा है, उस पर निर्भर करती है। फिर कह रहा विलयन की मोलरता और सांद्रता पर, कि विलयन की मोलरता कैसी है और सांद्रता कितनी है। और फिर कह रहा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी है। और इलेक्ट्रोड विभव क्या दाब पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया गया, विलयन द्वारा क्षण पर किया गया कार्य, तो क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और क्या कर रहे हैं, यदि हम क्या करें, बिना टेम्परेचर रहते हैं किसी धातु की क्षण को क्या करें, उसके विलयन के में क्या करेंगे, डालने पर क्षण धनावेशित और विलयन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इसे क्या कहेंगे, मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कार्य इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लीजिए क्या यहाँ पर क्या है, एनोड और कैथोड पहचानना है। मान लीजिए इलेक्ट्रोड विभव में क्या है, हमें एनोड ई नाट एनोड जो हमारे क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो क्या ई नाट एनोड निकालना है, कहीं दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया, क्या ई एनोड निकालना हो, तो जिसका वोल्ट क्या होगा, वोल्ट कम होगा, वो क्या कहलाएगा, एनोड। और जिसका वोल्ट क्या होता है, अधिक होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा कैथोड। तो वोल्ट क्या होगा, अधिक होगा तो कैथोड कहेंगे। मतलब वोल्ट अधिक, सी आया तो क्या होगा, वोल्ट। ए आ रहा है क्या होगा, ए पहले आएगा तो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद बी सी आ रहा है क्या होगा, उसका वोल्ट अधिक होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं, क्वेश्चन में इसका यूज लगेगा। नेक्स्ट कह रहा ईंधन सेल क्या होते हैं। तो कह रहा ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल यानी EMF की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, तो हमने ई नाट एनोड किसको मानेंगे, ई नाट कैथोड किसको मानेंगे। तो जिसका वोल्ट अधिक है तो क्या ये हमारा सबसे अधिक है, तो क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा क्या, कैथोड, ई नाट कैथोड। और हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नाट एनोड। तो कह रहा इसका EMF हम निकालेंगे, तो ई नाट सेल, पहले ई नाट सेल निकालेंगे, ई नाट सेल निकालेंगे। ई नाट सेल बराबर होता है ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। तो यहाँ पर ई नाट कैथोड का मान कितना है, 0.34 और माइनस ई नाट एनोड का मान क्या, माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे 2 माइनस 2.37। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 0.34 प्लस 2.37 बराबर हो जाएगा ई नाट सेल बराबर कितना, 2.71 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ई नाट सेल का मान क्या होगा, हमारा इतना वोल्ट आ जाएगा। अब ई नाट सेल का मान हमने यहाँ निकाल लिया।
तो अब थोड़ा सा ईंधन सेल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद तब आगे लगाएंगे उसको। कह रहा ईंधन सेल वह उपकरण या मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल कहलाता है। वह उपकरण जो क्या करे, रासायनिक ऊर्जा को क्या करे, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ईंधन सेल कहलाता है। जैसे क्या हो H2O2 ईंधन सेल, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, H2O2 ईंधन सेल के मुख्य कार्य हैं, मुख्य कार्य इसके लाभ। तो जो हमारा H2O2 ईंधन सेल के क्या होते हैं, इसकी क्षमता क्या होती है, 70% तक होती है। और यह क्या प्रदूषण रहित सेल है। और इसमें क्या होता है, जल बनता है। H2O2 है क्या होगा, आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनता है, इसमें जल बनता है। फिर यह क्या है, यह हल्का सेल है, यह क्या हल्का सेल है। इसका यूज किस मिशन में हुआ था, अपोलो। अपोलो मिशन में क्या, अपोलो POLLO अपोलो 11 मिशन में क्या हुआ था, इसका यूज हुआ था ईंधन सेल का। इसी को क्या कहते हैं, फ्यूल सेल भी कहते हैं। ईंधन सेल को क्या कहते हैं, फ्यूल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया कितना, यहाँ पर दिया कितना, Mg डबल प्लस, यहाँ दिया क्या Mg, दिया क्या Mg डबल प्लस, Mg डबल प्लस 0.1 m। फिर दिया है, यही तो दिया है। फिर कापर डबल प्लस 0.001 m कापर में क्या होगा, परिवर्तित हुआ है, ये सेल अभिक्रिया दी गई है। Cu डबल प्लस 0.001 m क्या दिया है, Cu। तो Mg से क्या होगा, Mg डबल प्लस हो गया है। तो Mg से क्या होगा, Mg डबल प्लस हो गया। तो यहाँ पर एनोड की सांद्रता कितना है, एनोड, तो पहले वाले को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो एनोड की सांद्रता कितनी दी है, यहाँ दी है 0.1 m। और कैथोड की सांद्रता दी है कितना, कैथोड की सांद्रता दी है 0.001 m। तो हमारा ई नाट सेल का मान हमने वहाँ से निकाला है कितना, ई नाट सेल का मान निकाला 2.71। और एन का मान Mg से क्या हो गया, Mg डबल प्लस हुआ, एन बराबर कितना हो गया, 2। तो अब निर्नष्ट समीकरण से, अब यहाँ पर क्या करेंगे, निर्नष्ट समीकरण से, निर्नष्ट समीकरण से, निर्नष्ट समीकरण से, निर्नष्ट समीकरण से हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर होता है ई नाट सेल, ई नाट सेल, ई नाट सेल माइनस 0.0591 बाई n इंटू लाग क्या देगा, एनोड बटे एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, ए बटे सी। तो ए बटे सी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो हमारा ई सेल बराबर हो जाएगा, ई नाट सेल का मान कितना 2.71 माइनस और 0.059 बटे एन का मान कितना है 2, यहाँ पर लाग, यहाँ पर कितना है 0.1 एनोड की सांद्रता और कैथोड की कितना है 0.001। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 अंक पे है ना, क्या है कितना जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, हो जाएगा 100, क्या जाएगा, यहाँ दशमलव हट जाएगा और यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। हमारा ई सेल बराबर हो जाएगा, सेल बराबर हो जाएगा हमारा
2.71 माइनस लाख 100 का मान कितना रहेगा 2 माइनस 0.059 बटे 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसमें से क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0591 घटाएंगे तो आ जाएगा 2.65 वोल्ट क्या EMF। तो EMF का मान कितना रहेगा हमारा 2.65 वोल्ट आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर क्या है, स्पष्ट सूत्र पर मान रखते गए हैं, इसमें कुछ समझना तो था नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रियाओं को लिखिए। कारण निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की भी क्या करना है, गणना करना है। सीसा संचायक सेल, इसी को क्या कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी भी इसको क्या कहते हैं। कर कॉपर सॉलिड या कॉपर डबल प्लस इतना दिया है 1 मोल प्रति लीटर। उसके बाद दिया है आब्लिक Ag प्लस, ये क्या हमारी सेल अभिक्रिया क्या कह दी है, सेल का विद्युत वाहक बल की क्या करना है, सेल का अभिक्रिया दिया है और क्या विद्युत वाहक बल की क्या करना है, गणना करना है। यानी EMF का मान क्या करना हमको यहाँ पर निकालना है। तो EMF का मान कैसे निकालेंगे, तो आइए EMF का मान निकालते हैं। तो Cu डबल प्लस से क्या इतना बना है, तो हमें क्या है यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम E0 सेल का मान निकाल लेते हैं। E0 सेल हमारे क्या होगा, अधिक वाला क्या होता है, कैथोड। तो अधिक वाला कौन है, इसमें अधिक क्या है हमारा, ये अधिक वाला क्या है, कैथोड। और हमारा क्या है, एनोड। तो एनोड और कैथोड, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। E0 सेल बड़ा क्या था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड बराबर कैथोड में से क्या, एनोड को घटा देंगे तो जाएगा 0.80 माइनस 0.34 बराबर आ जाएगा हमारा E0 सेल बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.46। हमारा क्या होगा, E0 सेल का मान यहाँ पर निकल कर आ गया 0.46। यहाँ पर N बराबर Cu क्या होगा, Cu डबल प्लस में हुआ तो क्या N बराबर क्या है यहाँ पर 2। और एनोड की सांद्रता दी है कितना, एनोड की सांद्रता 1 और कैथोड की सांद्रता कितनी दी है 0.01। तो सेल का विद्युत वाहक बल। तो डिस्चार्ज करते समय अब हमको क्या करना, डिस्चार्ज करते समय देख लेते हैं डिस्चार्ज के समय कौन सा अभिक्रिया हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो डिस्चार्ज के समय करा Pb SO4 डबल माइनस से क्या होगा Pb SO4 और क्या होगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर निकल जाएगा। फिर करा PbO2 4H प्लस SO4 डबल माइनस 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें लेकर क्या करेगा, Pb SO4 और H2O बना लेगा। और हमारा जो संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होगी ये वाली, ये आप क्या करेंगे, ये हमारा क्या डिस्चार्ज का फुल रिएक्शन है। तो इसी को क्या करेंगे, आप इसको लिखिए या दोनों लिखकर क्या कीजिए, इन दोनों को करेंगे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 के बाद हमें मिलेगा क्या PbSO4 प्लस H2O, हमें क्या होगा लेड सल्फेट मिल जाएगा। ये हमारा क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमारा क्या रिडॉक्स अभिक्रिया है, हमारा क्या रिडॉक्स अभिक्रिया है डिस्चार्ज के समय का। तो ये दोनों अभिक्रिया लिखिए या क्या कीजिए इसको भी लिखिए। तो दोनों लिख सकते हैं या इसको सिंगल भी लिख सकते हैं, आपका नंबर कटने वाला नहीं है। अब नर्नस समीकरण से हम क्या करेंगे, ई सेल यानी ई का सेल का विद्युत वाहक बल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मान देंगे कितना, इनर सेल का मान कितना निकाला 0.46 निकल कर आया है। और यहाँ पर माइनस ये है फार्मूले में माइनस 0.0591 अपान N का मान 2
ऊपर का मान क्या 1 है और नीचे का मान कितना 0.01 का स्क्वायर क्यों किया गया है। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 प्लस है और क्या यहाँ 1 प्लस है। जब यहाँ 2 प्लस है और क्या यहाँ पर 1 प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2AG आएगा, 2AG। और ये 2 क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर, इसके स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है। इसकी सांद्रता को क्या लिखेंगे, यहाँ पर सांद्रता हमने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर में आएगा। कैथोड की सांद्रता क्या होगी, इतना का स्क्वायर, यहाँ 2 रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, हमने भी ध्यान नहीं दिया था लेकिन ध्यान आ गया। तो यहाँ पर इतना रख देंगे। अब हमारा क्या होगा 0.46 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 0.059/2 इंटू लाग हो जाएगा 10 का पावर 4, बेस क्या है 10। तो यहाँ पर हमारा इसका मान हो जाएगा क्या, इसका मान 10 से 10 का कट जाएगा, बच जाएगा 4, हमारा हो जाएगा इस सेल का मान 0.46 माइनस 0.0591 1/2 इंटू 4। तो यानी क्या होगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और इसमें क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.46 माइनस 0.1182। तो हमारा ई सेल का मान आ जाएगा 0.3418 वोल्ट। हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे कह रहा विद्युत अपघटनी सेल तथा गैलोनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमारा क्या विद्युत अपघटनी सेल, फिर कह रहा गैलोनी सेल में क्या कीजिए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और जो गैलोनी सेल होते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटनी विद्युत को क्या करेंगे रासायनिक, और गैल्वेनी क्या है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जो विद्युत अपघटनी सेल या बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है और नए पदार्थ इसमें क्या होता है प्राप्त होता है, जबकि सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और नए पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। और जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें एनोड धन ध्रुव तथा कैथोड ऋण ध्रुव होता है। यह क्या फैराडे के नियम पर लागू है। जो हमारा क्या विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा एनोड मतलब क्या होगा धन ध्रुव, कैथोड मतलब होता है क्या कैथोड यानी कैटायन, कैटायन मतलब क्या ऋण ध्रुव, कैटायन इसमें क्या है ऋण ध्रुव है विद्युत अपघटनी में। जबकि गैल्वेनी सेल में एनोड क्या होता है एनायन मतलब क्या होगा एनोड ऋण होगा, और जबकि कैथोड क्या होगा धन ध्रुव होता है और फैराडे के नियम लागू नहीं होता है। तो गैल्वेनी सेल में क्या है हमारा फैराडे का नियम लागू नहीं होता है। एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। जो हमारे क्या विद्युत अपघटनी सेल है एक ही विलयन में क्या होंगे दोनों इलेक्ट्रोड डूबे होंगे, और इसमें क्या होंगे अलग अलग विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं डूबे होते हैं। तो गैल्वेनी सेल में क्या अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या हो गए एक ही विलयन में डूबे होते हैं। इसलिए क्या होता है ये एनोड और कैथोड क्या होते हैं उल्टे होते हैं। कह रहा सेल नियतांक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सेल नियतांक कह रहा किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को मान लेते हैं क्या यल, और इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल यानी कि ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। तो हम जानते हैं किसी सेल का प्रतिरोध R बराबर रो यल अपान ए, जहाँ यल बटे ए को ही क्या कहते हैं हम सेल स्थिरांक कहते हैं। जो यल बटे ए है इसी के क्या कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। और हमारे क्या आर क्या है यहाँ सेल का प्रतिरोध, सेल का प्रतिरोध होता है। तो सेल स्थिरांक यानी यल बटे ए होता है। तो सेल स्थिरांक किसको कहते हैं यल बटे ए को ही क्या कहते हैं हम सेल स्थिरांक कहते हैं। तो ये बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो प्राथमिक सेल वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है।
प्राथमिक सेल कहलाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुष्क सेल और दूसरा है क्या हमारा मरकरी सेल। दूसरा हमारा मरकरी सेल। तो कह रहा है शुष्क सेल का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्या है शुष्क सेल दिया है। इसको शुष्क सेल में क्या आती है, एक हमारी क्या आती है कार्बन की छड़ होती है। ये क्या हमारी क्या आती है, हमारी कार्बन की छड़ है। इसको हमने ये हमारा क्या है कार्बन की छड़। ये हमारा क्या है कार्बन की छड़ है। ये हमारी क्या कार्बन की छड़ है। और ये हमारा बाहर से क्या किया गया, ये बाहर से, ये हमारा क्या है बाहर से, ये जो हमारा ये बाहर से ये हमारा क्या है जिंक। जिंक या जस्ता की क्या होती है, ये कवर की होती है। और इसके अंदर हमारा क्या होता है वैद्युत अपघट्ट। कौन सा वैद्युत अपघट्ट भरा होता है MnO2 प्लस कार्बन प्लस क्या होता है NH4Cl। इसमें क्या होता है वैद्युत अपघट्ट होता है। वैद्युत अपघट्ट होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इस सेल की रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं। तो इस सेल की रासायनिक अभिक्रिया ए नोड पर हमारा जिंक क्या होगा, जिंक डबल प्लस में हो जाएगा क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर जिंक डबल प्लस बना लेगा। और कैथोड पर मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 और अमोनियम क्या NH4 आयन, अमोनियम आयन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर MnO और OH प्लस 2NH3 क्या कहता है से क्या आती है कैथोड पर अभिक्रिया होती है। जब क्या ये दोनों अभिक्रिया कैथोड पर होगी तो जिंक यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा रिडॉक्स अभिक्रिया में जिंक और MnO2 और 2NH4 प्लस और क्या होगा जिंक डबल प्लस प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3 क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर एरो का चिन्ह होगा। कैथोड पर क्या होगा MnO2 NH4 और जिंक क्या होंगे एक तरफ क्या होंगे, इनको क्या होंगे इनको जोड़ेंगे क्या एक तरफ हो जाएंगे। हमारा क्या होगा एरो का चिन्ह होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है हमारी अभिक्रिया होगी ZnCl2। ये हमारा क्या यही हमारी क्या रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो शुष्क सेल की रासायनिक अभिक्रिया में क्या इस अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं। तो कह रहा है जिंक ZnCl2 क्या NH3 के प्रभाव को क्या करता है कम कर देता है। जो हमारा क्या जिंक क्लोराइड डालते हैं जो हमारा क्या करेगा NH3 के प्रभाव को कम कर लेगा, क्योंकि क्या जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो क्या होता है NH3 के साथ क्या करेगा अभिक्रिया करके संकर लवण बना लेता है। संकर लवण बना लेता क्या बना लेता है संकर लवण बना लेता है। जिंक क्लोराइड क्या कर रहा है ZnCl2 क्या होगा NH3 से क्रिया करके क्या बना लेगा संकर लवण बना लेता है। इसलिए हम क्या कहते हैं ZnCl2 NH3 के प्रभाव को कम करता है, इसलिए क्या कहते हैं हम ZnCl2 का यूज करते हैं। जो क्या करेगा जिंक के प्रभाव को क्या करेगा खत्म कर देता है। जो क्या होगा ये NH3 क्या होगा अधिक मात्रा में हो जाएगी NH3, तो उसके प्रभाव को कम करेगा ZnCl2। तो इसमें हम क्या कहते हैं ZnCl2 क्या करेगा डालते हैं, जिससे क्या होगा इसके प्रभाव क्या करेगा कम कर देगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। कर द्वितीयक सेल क्या है, इसे संचायक सेल क्यों कहा जाता है। तो द्वितीयक सेल वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। सीसा संचायक सेल भी क्या एक द्वितीयक सेल है। सीसा संचायक सेल भी क्या है संचायक सेल भी एक द्वितीयक सेल है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में करते हैं। सीसा संचायक सेल व्यापारिक सेल का उदाहरण है। और रासायनिक अभिक्रिया जब बैटरी कार्य करती है, तो जब बैटरी कार्य करेगी तो हमारा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 क्या करेगा अभिक्रिया करेगा तो PbSO4 प्लस 2H2O अभिक्रिया होती है। हमारा क्या लेड है लेड, ये हमारा क्या लेड ऑक्साइड
यहाँ क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ क्या PbSO4 यानी लेड सल्फेट। तो ये हमारी क्या रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा धैर्य बनाए रखे और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके आगे का टॉपिक जो बचा है उसको एक वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर कर देने वाले हैं। तो जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को ये क्या समझिए निचोड़ है एक तरह से। ये क्या है, पूरे दूध की मलाई है। तो आप मलाई खाएंगे तो क्या, मलाई में तो ताकत होता है। तो ये आपके लिए क्या है, मलाई आपके एग्ज़ाम के लिए क्या करेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहले उठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।